आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रविधि 2 के अंतर्गत है घन एवं घनाभ का आयतन, है ना। ये आगे की कक्षाओं में भी इसका उल्लेख है। आगे जाओगे आप 10वीं कक्षा में तो ये पाठ्यक्रम जो है मिलेगा, और घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न तो और हम जब मैथ से लेके पढ़ते रहेंगे तो मिलता ही जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये आकृति जो है, आयत अलग होता है और घन और घनाभ अलग होता है। आयत जो है द्विविमीय है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर एक सिर्फ ले लें, समतल को ले लें, जैसे ब्लैक बोर्ड का मतलब है ना। इसकी मोटाई से मतलब नहीं है, इसकी लंबा और चौड़ा से मतलब है। जैसे हम लिखावट करेंगे तो कितनी लंबा है कितनी चौड़ा है, कभी इतनी मोटा का ब्लैक बोर्ड है ना। तो ये इसको अगर इसकी मोटाई को ना गिने तो ये आयताकार में ले सकते हैं, है ना। मोटाई को ना लें तो मोटाई अगर है तो ये भी घनाभ का एक प्रकार बन जाएगा, है ना। जैसे हम खेत का क्षेत्रफल लेते हैं या कोई मैदान का क्षेत्रफल लेते हैं ना, तो वो जो है बाहर के पृष्ठ को लेते हैं, उसके अंदर से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन ये ऐसा है, ये त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। 3 विमा है, मतलब उसकी लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई होगा। जैसे मैंने एक ये रखा हूं यहाँ पर, ये जो है ब्लैक अपना चाक है, चाक का जो डिब्बा है। तो देख लीजिए इस प्रकार से घन और घनाभ के आकृति होते हैं, जिसमें 6 फलक होते हैं। और फलक कौन सा है, ये आयताकार जो आकृति दिखाई दे रही है, ये देखिए आयताकार, है ना। कहीं बराबर है तो ये वर्गाकार भी हो जाता है। तो आयताकार, वर्ग भी एक आयत है। वर्ग, हालांकि वर्ग ऐसा है कि उसकी चारों भुजा बराबर है, लेकिन वो भी एक क्या है, आयत है, ठीक है। तो ये देखिए इसके फलक 6 फलक होते हैं घन का। ईंट की आकृति भी ले सकते हैं आप, ईंट भी एक अच्छा उदाहरण है इसका। इसके अलावा ये चाक का जो डिब्बा है, ये देखिए नीचे वाला जो फलक है उसके बराबर ऊपर का फलक रहेगा, और बाएं बाएं इस साइड का जो फलक है उसके दाहिने साइड का रहेगा, और जस्ट जो सामने है वैसे पीछे वाला जो फलक रहेगा। तो ये घनाभ का बता रहा हूं मैं। घनाभ में 6 फलक होगा, लेकिन वो 3 टाइप का भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। घन भी एक घनाभ है, ये देखिए जो घन है वो भी एक घनाभ है। आप जो घन पढ़ते हैं ना, घन भी एक घनाभ है। घनाभ की परिभाषा क्या है, ऐसा नहीं है कि उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, उसमें 3 विमाएं होना चाहिए। इस प्रकार की आकृति, जैसे ईंट है, अभी ये देखा मैंने डस्टर, है ना। डस्टर भी एक घनाभ के आकार में है, डस्टर भी घनाभ के आकार में है। मतलब हम जैसे परिभाषा देते हैं तो असमान होती है ये नहीं कहेंगे, है ना। मतलब घन भी एक घनाभ है। घनाभ का मतलब है किस प्रकार की आकृति होनी चाहिए, 6 फलक होनी चाहिए। वो 6 के 6 जो फलक है वो बराबर भी हो सकते हैं। और हमारे साथ आदरणीय साहू सर जी, निषाद सर जी और डीआर, आप सभी लोगों को नमस्कार सर जी। और मैं आगे बढ़ाता हूँ के बारे में। हाँ नमस्कार सर। चलिए मैं बता रहा था सर घनाभ के बारे में। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए, 3 विमा। और आयताकार ठोस, मतलब किस प्रकार से आयताकार ठोस, ये देखिए अभी मैं बता रहा था। ये आकृति जो है इसकी फलक कैसे है, आयताकार। ये देखिए ये भी फलक आयताकार है। हाँ लेकिन ये देखिए क्या होता है, मतलब जस्ट ये जो फलक है उसके सामने वाले फलक, इसके सामने वाला फलक कौन सा होगा, ये मान के चलो एक मैं फलक दे दिया पहला नंबर, इसका सामने वाला फलक ये वाला फलक है, तो ये बराबर होती है। हालांकि संयोग है कि 6 के 6 फलक भी बराबर हो सकती है, लेकिन उसको अलग नाम दे दिया है। 6 फलक जो बराबर होते हैं, जिस प्रकार से आयत बोलते हैं ना, वर्ग भी एक आयत है, लेकिन चारों भुजा जब बराबर आ जाए तो उसका नाम वर्ग बोल देते हैं। वैसे ही ऐसा घनाभ जिसकी 6 फलक बराबर है, 6 के 6 फलक बराबर है। जैसे पासा, पासा का उदाहरण दे सकते हैं। ये चाक के डिब्बा को भी ले सकते हैं, मान के चलते हैं कि इसके पूरे 6 फलक बराबर है। हालांकि यहाँ पर नहीं है, तो कोई भी आकृति हम ले सकते हैं, है ना। इस प्रकार की आकृति ले सकते हैं जिसमें 6 फलक बराबर हो तो घन कहलाता है। और अगर कोई भी प्रकार का मतलब 6 फलक हो, और 6 फलक मतलब दो दो जो है एक जैसा रहेगा, सम्मुख तो बराबर रहेगा ना, सम्मुख जो फलक है बराबर रहेगा। मतलब अगर 3 प्रकार के भी फलक होते हैं, कुल फलक कितने होते हैं, 6, और 3 प्रकार, मेरा कहने का मतलब है 3 प्रकार के साइज का। ये देखिए ये पहला नंबर का साइज के जैसा है ना, ये है, और ये वाला साइज है ना, ये दूसरा नंबर मान लेते हैं, इसके साइज का इधर का है, उसके सम्मुख, उसको सम्मुख बोलते हैं, उसके सामने वाले फलक बोलते हैं। इसी प्रकार ये जो साइड वाला है उसके जैसा इधर का है, दूसरे साइड वाला है। तो ये 3 प्रकार के
फलक भी मिलते हैं, है ना। तो ये क्या है, घनाभ है। इसलिए हम दो पार्ट में करके उसके फार्मूला बना दिए हैं। देखिए, आयताकार ठोस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये आयत की आकृति की उसकी फलक होती है, और मतलब प्रत्येक 90 अंश बन रहा है तो आयताकार ही होगा। यहाँ पर आयत की आकृति क्या है, उसके फलक होते हैं, इसलिए आयताकार ठोस कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमाएं होती है, घनाभ कहलाता है। नहीं है, यहाँ शर्त नहीं है कि सभी फलक बराबर हो। अब देखिए घन का क्या है, जिस घनाभ, ये देखिए जिस घनाभ, ये भी एक घनाभ है, लेकिन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अब ना कहकर हम क्या कह सकते हैं, घन कह सकते हैं। चलिए आगे आया है, ये देख लीजिए घनाभ के बारे में सकते हैं। पहले एक आयत बना लीजिए, है ना। आयताकार फलक है, पूरे 6 फलक जो रहते हैं सभी आयताकार होते हैं, और घन का आयताकार भी कह सकते हैं, और ज्यादा अच्छा है उसको वर्गाकार कहें। घन के सभी फलक कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं, और घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना, अगर सभी फलक बराबर है, इसमें 3 पार्ट में बांटा गया है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है, किसी घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर बराबर है, तो उसको घन ले लीजिए। घन एक भुजा मान लेते हैं, उसमें एक भुजा का मान पर्याप्त है। अगर सब बराबर है तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है करके, है ना। जब सभी समान है तो एक बार भुजा मान लेते हैं, उसी को कोण भी मान सकते हैं, और जब अलग अलग है तो लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर 2 बराबर है तब क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई अलग है, या लंबाई ऊंचाई बराबर है, चौड़ाई अलग है, या चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, लंबाई अलग है, तब हम क्या लेंगे, उसको घनाभ लेंगे, घन नहीं कहेंगे। अब देखिए रिलेशन दोनों में, सभी घन, जितने भी घन हैं वो घनाभ होते हैं, घनाभ कह सकते हैं घन को, लेकिन सभी घनाभ घन नहीं होते। क्यों, क्योंकि घनाभ में कई प्रकार की आकृति हो सकती है, 3 प्रकार की भुजाएं जो हो सकती है, घन हो गया, और अलग अलग है तो वो घन कहेंगे क्या, नहीं। घन को हम घनाभ कह सकते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से जब सभी समान हैं तो उसको हम घन लेकर ही आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां से हम आज का जो हमारा टॉपिक है, इसकी आयतन के बारे में हम बता चुके हैं, उसकी धारिता कितना, वो उसमें आएगा, क्षमता कितना कोई सामग्री आएगा। जैसे ये देखिए चाक का डिब्बा है, इसमें हम रेत डालना चाहें या कोई पदार्थ डालना चाहें तो कितना आएगा इसमें, इसकी क्षमता। तो इसके लिए क्या चाहिए, देखिए इसकी फार्मूला की उत्पत्ति देख लीजिए। ये देखिए आयताकार है, इसके निचले वाला आधार को है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल या घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, इसी को कहेंगे घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा होता है, घन या घनाभ का, है ना, घन का वर्गाकार होता है, और घनाभ का कैसा होता है, आयताकार। तो लंबाई गुना चौड़ाई तो ऑलरेडी इधर का निकल गया, अब इस साइज का लंबाई गुना चौड़ाई, इस साइज का कितना ऊंचा, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। समझिए यहां पर, ध्यान दीजिए, इसका आयतन कैसे निकालते हैं, घनाभ का आयतन। देखिए घनाभ का आयतन निकालने के लिए किस प्रकार से इसको बनाते हैं, पहले तो इसको एक आध आधार को लिख लेते हैं, है ना। आधार के लिए आधार लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं, लंबाई गुना आधार क्या होता है, घन आप जो आधार है ना, वो किस प्रकार के साइज का रहता है, तो वो रहता है आयताकार। तो पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो इस माप का, ये देखो इतने चौड़े का कितने ऊंचा, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को जब गुना कर दे तो वो कहलाता है घनाभ का आयतन। और घन का आयतन क्या होगा, जब तीनों समान है तो किसको लंबा बोलेंगे, किसको चौड़ा बोलेंगे, और वहां भुजा बोलते हैं। फार्मूला दोनों का वही है, लेकिन उसमें समान होने के कारण भुजा आ जाता है ना। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है मैं इसमें लिख देता हूं, बराबर होता है घनाभ का आधार का है, आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा होता है, आयताकार, इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब घन का क्षेत्रफल आयतन, है ना,
क्षेत्रफल नहीं होगा घन का, बाहर एक पृष्ठ का हो सकता है, फलक का हो सकता है। तो घन का आयतन, अब देखिए यहां भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लेकिन सभी का माप एक जैसा होने के कारण उसको 3 बार हम लिखते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं घन के सभी फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं और 6 फलक होते हैं। तो इसलिए इसको भुजा भर लिख देते हैं, है ना, भुजा या कोण का त्रिघात 3 बार आ गया, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि तीनों का माप एक जैसा है, तो तीनों का माप एक जैसा है तो उसको भुजा मान लेते हैं, और भुजा का त्रिघात लिखा है, मतलब भुजा का यहाँ पर भी 3 बार गुना है, जिस प्रकार से यहाँ 3 बार गुना हुआ है। चलिए अब देखते हैं इसमें कोण कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, फलक कितने हैं, ये संक्षिप्त हम देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं शीर्ष से भलीभांति परिचित हैं, जब त्रिभुज या चतुर्भुज पढ़ते हैं तो शीर्ष का उल्लेख होता है। शीर्ष एक बिंदु है ना, जहां पर 3 कोण मिली हुई है। देखो कहीं पर कोई भी बिंदु देख लीजिए आप, वहां पर 3 कोण का मिला हुआ है। अब कोण क्या है, ये जो किनारा दिख रहा है ना साइड साइड, जिसको हम भुजा कहते हैं, जो भुजा कहते हैं वही कोण है ना, जिसको हम भुजा के रूप में लेते हैं वही कोण है। घनाभ का कोण जो है अलग अलग होगा, हो सकता है जिस प्रकार से हो दे, लेकिन घन का सभी जो कोण है वो क्या होगा, समान होगा। इसलिए कई बार घन के कोण दे दिए रहते हैं, भुजा नहीं देके घन के कोण दे दिए रहेंगे, तब भी हम वहां से उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो देखिए ये जो बिंदु दिख रहा है ए बी सी डी जो लिखा है ना, एफ जी एच, ये 8 शीर्ष होते हैं। घन और घनाभ में 8 शीर्ष फलक होते हैं। जैसे हम इसको काउंट करके देखिए ना, 5 6 है ना, तो 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और कोण 12 होते हैं। ये कोण को देख लीजिए, यहां से हम पता कर लेंगे। ऊपर कर लेते हैं 1 2 3 4 है ना, नीचे का ले लेते हैं 1 2 3 4, अब और 4 4 8 हो गया है ना, और 9 10 11 12, ये 2 कोण और आएगा है ना। जैसे बड़े आकृति में देखते हैं, जैसे एक और मैंने घनाभ की आकृति का एक डिब्बा रखा है, ये देखिए इसमें कोण को जैसे काउंट करेंगे तो ऊपर का पहले ले लीजिए, एक किनारा कार्नर 1 2 3 4 ऊपर का, नीचे का 1 2 3 4 4 4 8, अब क्या क्या बचा, ये वाला और ये 8 के बाद 9 10 11 कोण होते हैं। कुल कितने कोण होते हैं, 12। और धारिता मतलब आप लोग समझ जाइए, आयतन मतलब उसमें कितना आएगा कोई सामग्री। तो घनाभ के आकार का टंकी भी हो सकता है, मतलब कोई डिब्बा तो होता ही है, टंकी भी हो सकता है। एक बावड़ी शब्द आया है, मतलब इसमें मतलब पानी रखने का कोई ये है, धारिता है, पानी इसमें रखा जाता है, उसी को हम टंकी भी कह सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं पहले से, और एक और महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं, 1 घन मीटर है ना, ये इससे संबंधित प्रश्न हम देख चुके हैं जब प्रयास परीक्षा का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो देखिए सब जगह मीटर में दिया है और पूछ देते हैं उत्तर में कितना लीटर आएगा, तब क्या करेंगे, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ये जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अब उत्तर जो आएगा घन मीटर में आएगा, है ना। हम जानते हैं जब घन क्यों लिखते हैं, आयतन को 3 विमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, ये त्रिघात तीनों आ गया। तो इसलिए वर्ग ना लिखकर 2 के लिए क्या लिखते हैं, वर्ग। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जितने भी है, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ, उसमें वर्ग लिखते हैं। लेकिन जब आयतन या धारिता की बात होती है तो हम क्या लिखते हैं, वहां पर लास्ट इकाई में घन लिखते हैं। और घन मतलब इसको 1 मीटर त्रिघात भी लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब या 1 घन मीटर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 1000 लीटर होते हैं, देखिए 1000 लीटर पानी आती है। तो क्या करेंगे, जो भी उत्तर आएगा उसमें 1000 से गुना कर देंगे या 3 शून्य लगा देंगे, उतने लीटर उसकी क्षमता हो जाएगी। तो प्रश्न मीटर में दिया रहता है और पूछा जाता है कितने लीटर आएगा। तो इस प्रकार से एक प्रश्न हो गया। और एक और प्रश्न है जिसको पूछा जाता है, 1 घन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये देखिए इसका हम कैसे निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत बार पूछा गया है कहीं कहीं तरीका से हमारे ऑब्जेक्टिव में, जैसे परीक्षा होता है ना, वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जाम, तो उसमें 1 घन मीटर। अब देखिए घन मीटर मतलब क्या होगा, मीटर कितने बार आया है, देखिए ऐसे भी समझेंगे। 1 घन मीटर को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, 1 मीटर त्रिघात, मीटर त्रिघात, 1 मीटर त्रिघात मतलब कितना बार आ गया, 3 बार आ गया। तो 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर, ये लिखेंगे। अब देखिए मीटर मीटर को एक साइड में लिख दीजिए,
अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं उसको लिख लीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब 100 को एक साथ गुना कर लो और जो सेंटीमीटर लिखा है ना उसको एक साथ ले लीजिए। तो सेंटीमीटर कितने बार लिखा है, 1 2 3, इसलिए सेंटीमीटर का भी क्या हो जाएगा, त्रिघात। ठीक है, 100 गुना 100 गुना 100 और सेंटीमीटर त्रिघात, और सेंटीमीटर त्रिघात मतलब घन सेंटीमीटर बोलते हैं इसी को। अब देखिए कितना शून्य लगेगा, 2 4 6 है ना। तो इकाई दाइश सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है ना, इकाई दाइश सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख या सेंटीमीटर त्रिघात। इसी को 10 लाख ना लिखकर एक के बाद कितना शून्य है ना, 10 के पावर में देखते हैं। देखिए जब भी इसको हम पावर में बनाना है, ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं, इसमें बहुत जने लोग कंफ्यूज होते हैं। 10 के बाद कितना यहाँ पर पावर आएगा, है ना, 10 के बाद इसको देखिए, तो इसको बनाने का आसान तरीका है, 1 के बाद कितना शून्य है उसी को लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 का घात 6 घन सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, इसको पूछा जाता है 1 घन मीटर में या 1 मीटर त्रिघात में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो ये इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम हल करते हैं, और 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। अब हम कुछ प्रश्न लिखे हैं, इसको करते हैं, और हमारे पास अभी भी 25 मिनट समय है, 5 प्रश्न तो होना ही है। पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है। टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, यहाँ पर कहीं पर भी धारिता या आयतन नहीं लिखा है, कितना लीटर पानी आएगा कुल। देखिए 3 विमा वाले आकृति जिसमें उसकी क्षमता कितना उसमें आ सकता है कोई सामग्री, वो उसका आयतन कहलाता है। लेकिन विमाएं कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए, वो लंबा भी हो, चौड़ा भी हो, गहरा या ऊंचा। कई बार नीचे जाते हैं तो गहराई, ऊपर गए तो ऊंचाई, और कई बार लंबाई हो जाता है, उसी पदार्थ सामग्री को हम आड़ा रख दें तो वो लंबाई भी हो जाता है। तो देखिए पानी की एक टंकी है, 3 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है, मतलब नीचे का भी आप ले सकते हैं माप। नीचे जो है 3/2 का है, नीचे कितने हैं, 3/2 का है, 3 लंबा है 2 चौड़ा है, आयताकार है। और उसकी जो गहराई है ना, पानी की टंकी की जो गहराई है वो 1 मीटर है। सीधा ऐसे सीधा हम ऊर्ध्वाधर इसकी लेंथ लेते हैं, है ना, गहराई लेते हैं डीप को, तो कितना आता है, वो 1 मीटर होती है। तो टंकी में कितना लीटर, ये देखिए लीटर शब्द आ गया है, कितना लीटर पानी आएगा, और दिया है मीटर में। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ का जो प्रश्न है आपको ज्यादा कठिन नहीं लगेगा, बस समझना मेन है अवधारणा को। चलिए देखते हैं हल, है ना। पहला नंबर क्या दिया है उसको लिख लीजिए। टंकी की दिया है ना, दिया है टंकी की लंबाई, तीन मीटर, चौड़ाई है ना 60 में मैं उसको कवर कर रहा हूं, 2 मीटर, और उसके बाद लिख लीजिए ऊंचाई, ऊंचाई है 1 मीटर, सॉरी गहराई, है ना। देखिए यहाँ पर इसी में कंफ्यूज नहीं होना है ना, गहराई को आप लिख करके ऊंचाई भी लिख सकते हैं, नीचे जाएं तो गहराई भी हो जाता है, गहराई भी मान लेते हैं, तो इस गहराई और ऊंचाई दोनों लिख सकते हैं। तो ये है 1 मीटर। देखिए टंकी की आकृति पहले समझ लीजिए, टंकी त्रिविमीय आकृति है और वो घनाभ की आकृति की है, और उसकी धारिता पूछ रहा है कितने पानी आएगा कोई भी पदार्थ में, तो उसकी धारिता है जिसको आयतन कहते हैं, और आयतन के लिए 3 विमा चाहिए, और 3 विमा होने के कारण ही उसमें घन लिखते हैं हम उसकी इकाई में, लास्ट में लिखते हैं ना घन मीटर। घन क्यों लिखते हैं, घन मतलब 3 घात होता है, त्रिघात होता है, तो उसको लिखने का कारण है कि उसमें त्रिविमाएं होती है। इसलिए हम एक चतुर्भुज की आयतन नहीं निकालते, क्योंकि चतुर्भुज में 2 विमा रहता है, लंबा और चौड़ा से मतलब है, उसकी मोटाई से मतलब नहीं है। चलिए जैसे आप कोई खेत है, खेत में फसल लगाए हैं, तो कितने वर्ग मीटर में लगाए हैं ऐसा बात कर सकते हैं, है ना, घन मीटर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी गहराई से मतलब नहीं है। कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है खेत में, जो कोई भी आप फसल लगाते हैं तो उसको बता सकते हैं। चलिए तो इसका आयतन
है ना। मैं यहाँ एक शब्द और लिख देना, महत्वपूर्ण चीज है वो, घनाभाकार, ये जरूर लिखना आप, घनाभाकार का आयतन, ये जरूर लिखिए, क्योंकि इससे क्या है, आप पता चल जाता है कि हम कौन सी फार्मूला को लगा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना, यहाँ दोनों लिख देना, ऊंचाई लिखकर कोष्टक में लिख देना, इसी में गहराई लिख देना, है ना। गहराई को हम क्या माने हैं, ऊंचाई। अब मान रखिए बहुत सरल है, 3 गुना 2 गुना 1, गुना करना कठिन नहीं है। जब भी हम गुना करते हैं उसकी इकाई को हटा के गुना करते हैं। और ये भी ध्यान देना, कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे इस प्रश्नावली में, अलग अलग इकाई के हैं, मात्रक उसके अलग अलग है, तो उसको चेंज करना है मात्रक को, है ना, एक तरह से रखना है, तब उसको हल करेंगे। तो देखिए मात्र 3 दूने 6 आ रहा है, और लेकिन ध्यान रखिए आयतन है तो इसलिए क्या लिखेंगे, घन मीटर, है ना, मीटर में है सभी, तो घन मीटर आएगा। इसको मीटर या मीटर में त्रिघात भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कितने लीटर पानी आएगा, तो इसको जबकि करके जरूर, जबकि 1 घन मीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 लीटर, इसको जबकि करके जरूर बताइए। इसलिए 6 घन मीटर, है ना, 6 घन मीटर बराबर 1000 में कितने का गुना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, या 6 में 1000 का हो जाएगा, तो 6000 6000 लीटर। अब यहां पर से क्या हट गया, घन मीटर हट गया, है ना, लीटर आ गया, है ना। सीधे सीधे कुछ नहीं है, जो भी उत्तर आएगा घन मीटर में रहेगा, उसमें 3 शून्य लगा दीजिए तो लीटर बन गया। अब आपको अगर पूछा जाए, जैसे इसको इस तरह से उलझाने के लिए भी पूछ सकते हैं, प्रश्न को दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आयतन नहीं है, ऐसा प्रश्न, है ना। तो उसमें जैसे लीटर लिख दिए हैं, या घन मीटर में दे दिए हैं, या कहीं कहीं अलग, जैसे 500 लीटर, 50 घन मीटर, ऐसे कई ठन ऑप्शन दे सकते हैं, और घन मीटर वाला दे सकते हैं। तो जल्दबाजी में हम क्या लिखते हैं, अरे मतलब आयतन में तो घन होता है, तो लीटर जो है आयतन नहीं है, ऐसा समझते हैं, लेकिन लीटर क्या है, आयतन है। इसी प्रकार एयर और हेक्टेयर हम पढ़ते हैं, आप हेक्टेयर पढ़ोगे गणित में, या एयर, है ना। तो एयर और हेक्टेयर जो है वो क्षेत्रफल है एक्चुअल में, है ना, अपने आप में वो क्षेत्रफल है ना। डिसमिल पढ़ते हैं हम, डिसमिल जो है वो क्षेत्रफल है, मात्र एक दिशा नहीं है, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं, दोनों का ये है, मतलब वो क्षेत्रफल है, वो डिसमिल है, एयर है, हेक्टेयर है। हालांकि वहां दिखता नहीं, उसका भी मान वर्ग इकाई में लिखा जाता है। जब भी हेक्टेयर की बात करेंगे ना तो वर्ग में आएगा, जिसमें भी आप बदलो, वर्ग मीटर में बदलो या वर्ग फीट में बदलो, जिसमें भी बदलो। इसी प्रकार डिसमिल जो है, आप देखते होंगे डिसमिल जब पढ़ते हैं तो लगभग 435 वर्ग फीट ऐसा बोलते हैं, है नहीं। तो इस प्रकार से उसको निकाल, पहला नंबर हो गया। अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं बच्चे लोग। यहाँ का जो प्रश्न है एकदम कठिन नहीं लगेगा, प्रश्न सरल है, बस आपको हल करने आना चाहिए। अगला है दूसरा नंबर, एक घनाभाकार लकड़ी का आयतन, घनाभ की आकृति का एक लकड़ी है, आयतन को दे दिया है उसका 480 घन सेंटीमीटर, और घन सेंटीमीटर लिखा है मतलब हम समझ जाएंगे वो आयतन ही है ना, उसी के साथ लिखा जाता है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई पूछा है, तो पहले की तरह है, जिस हम सीधे सीधे सूत्र को लिखते हैं, जिस इकाई का ज्ञात करना है उसको हम रख के बाकी को पक्षांतर कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से इसको बनाएंगे, दिया है घनाभाकार लकड़ी का आयतन, ये शब्द महत्वपूर्ण है, तभी घनाभ का फार्मूला लगेगा। लकड़ी का आयतन बराबर 480 घन में रहेगा ना, आयतन जो है घन में सेंटीमीटर, ये है इसकी आकृति, है ना, घनाभाकार लकड़ी का जो आयतन है। और इसकी लंबाई दे दिया है, इसकी लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई पूछा गया है। तो फार्मूला इसका वही लगेगा, जब बड़ा मान दे दिया रहे और कोई छोटा मान पूछता है एक आध उसमें से, तो हम क्या करते हैं, सूत्र को भी लेके चलते हैं और सूत्र के आधार पर उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
घनाभाकार लकड़ी का आयतन, है ना, या घनाभाकार तो एक बार बता ही चुके हैं, तो अब सीधे सीधे आप लिख सकते हैं लकड़ी का आयतन। एक बार बताना पड़ेगा, घन है कि घनाभ है, कोई भी आकृति को एक बार कहीं न कहीं पर एक बार तो बता दो, है ना, बिना बताए उसको हम सीधा नहीं बनाएंगे, या साइड में जबकि करके भी बता सकते हैं, जबकि लकड़ी की जो आकृति है वो घनाभाकार है। या लकड़ी का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं लकड़ी कौन से आकार में है, घनाभाकार, है ना, इसको घनाभा ऐसी सोचे तो थोड़ा हमको मुश्किल भी लगता है ना, घनाभाकार लकड़ी का आयतन बोल देते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो उसकी आकृति जब पता चलता है घनाभ के आकार में है। अब देखिए मान को रखिए, उसका मान कितना है, लकड़ी का आयतन कितना बराबर लंबाई का भी मान कितना है, वो सब मान रखते जाइए, कितना है लंबाई का मान, या जिसको निकालना है उसके साइड में भी रख सकते हैं। चलिए मैं एक और स्टेप बना देता हूं, सरल कर देता हूं थोड़ा स्टेप। किसको ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई को अपने साइड में रखिए, एक साइड में, ये देखिए ऊंचाई है। अब लंबाई और चौड़ाई को आयतन के साइड में लाइए, तो क्या होगा, गुणा है तो उसका पक्षांतर क्या हो जाएगा, भाग, मतलब लकड़ी का आयतन, या आयतन भी कह सकते हैं, लकड़ी का आयतन बटा लंबाई गुना चौड़ाई। ये देखिए इस प्रकार से आप सूत्र को बना भी सकते हैं, है ना, जिसको ज्ञात करना है उसको लिखिए, ये सूत्र दिया गया है, एक ही फार्मूला है, जिसको भी ज्ञात करना है। अगर हमको लंबाई ज्ञात करना है तब क्या होगा, यहाँ पर लंबाई को लिख देंगे और चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर आ जाएगा, ऊंचाई ज्ञात करना है तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार चौड़ाई ज्ञात करना है तो लंबाई और ऊंचाई यहाँ आएगा। तो ये फार्मूला ध्यान दीजिए। अब रख लीजिए मान, मतलब जिसको ज्ञात करना है उसको लेफ्ट में ले लीजिए आपकी सुविधा के लिए बनाने के लिए, और राइट में जो जो मान दिया है ना उसको ले लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए आयतन ऊपर रहेगा और कोई भी दो इकाई जो है, जो मान दिया रहेगा वो नीचे गुणा में आएगा, है ना, डिवाइड करके। तो आयतन का मान है 480 10 और चौड़ाई है, तो शून्य से शून्य भी कट गया, कितने बार गया, 8 बार, और 8 क्या रहेगा, सेंटीमीटर, है ना, 0 से 0 कैंसल, 6 48, 8 सेंटीमीटर आया ऊंचाई। तो उस घनाभाकार लकड़ी की ऊंचाई कितना प्राप्त हुआ, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं तो जरूर आप लोग कॉपी निकाल के बैठिए, है ना, जो लिखने लायक चीज है ना, जो जो बिंदु है तो उसको जरूर नोट करेंगे आप लोग। और उसके बाद हम लोग होमवर्क वाला भी प्रोसेस को करते हैं, अभी रूटीन में आने दीजिए, है नहीं, उसके बाद जैसे बुक वगैरह मिल गया और सब ऑनलाइन हो जाएगा ना, तो होमवर्क वाला भी प्रोसेस रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं अब, इसके बाद तीसरा नंबर, एक घनाकार टुकड़े की एक भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई के कितने घनाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। देखिए घन के बारे में मैं एक बार और पुनः बताऊंगा, इसके जो फलक है सभी फलक समान होते हैं, इसलिए इसके सभी कोर वो सब समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, घनाकार की एक भुजा, है ना, एक भुजा दे दिया है 25 सेंटीमीटर, एक आकृति है घन की आकृति का, जिसका एक भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरी और तीसरी चौथी पांचवी छठवीं भुजा कितनी सेंटीमीटर की रहेगी, है ना, या जो भी भुजा है, भुजा कितने भुजा हो जाते हैं, जो कोर है उसको भी ले सकते हैं, है ना, सभी जो माप है उसका 25 ही रहेगा, है ना, 25 सेंटीमीटर की होती है उसकी आकृति, जो है माप जो है भुजा या कोर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है एक बड़ी आकृति है, जैसे मैं मान के चलता हूं ये 25 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। अब यहां से 5 सेंटीमीटर लंबाई के घन को काटना है छोटा छोटा। अब देखिए लंबाई शब्द जरूर ले लिया है, लेकिन वहां हमको कंफ्यूजन कर रहा है, लंबाई ना देकर उसको भुजा दे सकते थे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो घन है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान जो है क्या रहता है, समान रहता है, इसलिए हम क्या प्रयोग करते हैं, भुजा। लेकिन यहां लिख दिया है लंबाई, और लंबाई भी मतलब भुजा ही है। तो एक तात्पर्य है एक बड़ा सा एक घन है 25 सेंटीमीटर भुजा वाला, इससे छोटे छोटे घन बनाना है।
5 सेंटीमीटर भुजा वाले। कितने सेंटीमीटर भुजा वाले? 5 सेंटीमीटर। तो कितना सारा बनेगा? इसको कटिंग करके बनाना है। 25 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, 5-5 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला घन बनाना है। तो कैसे, किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से कटिंग करेंगे? तो कुल आकृति, कुल माप से इसको भाग दे देंगे, जिस प्रकार से हम भाग देते हैं। मतलब तात्पर्य ये है, पहले इसके आयतन निकाल लो, पूरे साइज निकाल लो, आयतन लंबाई गुना, क्योंकि 3 विमा वाला आकृति है। 2 विमा वाला रहता तो हम क्षेत्रफल निकालते, लेकिन विमाएं क्या है इसकी, त्रिविमीय है, आकृति है, इसलिए इसके सबसे पहले आयतन निकाल लीजिए बड़े वाले के। बड़े वाले जो घन है और उसमें भाग दीजिए छोटे वाले घन के आयतन को। तो कितने घन बन रहा है उसकी संख्या पता चल जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। नंबर 3 है, बड़ी घन लिख सकते हैं यहां पर, है दिया है। बड़ी लिखें कि बड़े लिखें, क्या शब्द लिखें उसके लिए, मतलब काटे, बड़ी छोटी यहां पर भी कुछ नहीं दिख रहा है ना? दिया है बड़े लिख देते हैं, बड़े घन की भुजा। भुजा कितने हैं? 25 सेंटीमीटर है ना, ये 25 सेंटीमीटर है। और काटे जाने वाले है ना, जिसका साइज, जिस साइज से काटना है उसके लिए है ना, या वांछित जो घन है उसकी जो भुजा है ना, उसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई के कितने घनाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। या सीधे सीधे लिख दिए छोटे घन, यहाँ कोष्टक में काटे जाने वाले, काटे जाने वाले काटे जाने वाले छोटे घन की भुजा कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। अब सीधे सीधे यहां पर पूछा गया है कितने घनाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो घनाकार टुकड़ों की संख्या, सीधे सीधे घनाकार टुकड़े की संख्या, टुकड़े की संख्या तो बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन का आयतन, ऐसा लिख सकते हैं सीधे सीधे 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, जिसको बड़े घन भी लिख सकते हैं, घन का आयतन, और बटा में करके लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर घन का आयतन। ये देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। पहले लिख दीजिए कि बड़े घन की भुजा कितना दिया है, तात्पर्य अपने शब्दों में जैसे भी आप लिखें ये क्लियर होना चाहिए, है ना। बड़े जो घन है उसकी भुजा 25 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा जिस साइज का हमको बनाना है वहां से कटिंग करके उसकी जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है। टुकड़े की संख्या पूछा गया है, कितने टुकड़े बनेंगे वहां से, ये पूछा गया है। तो क्या करते हैं ऐसे सभी प्रश्न में, चाहे आयत में आए, चाहे कोई क्षेत्रफल वाले आकृति में आए, कहीं पर भी आए, जब ये कहा गया कि कोई बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़े बनाना है तो कितने बनेगा, तो क्या करते हैं उसके आयतन में दूसरे के आयतन को घटा देते हैं। अगर वो क्षेत्रफल वाला है तो क्षेत्रफल में दूसरे छोटे वाले क्षेत्रफल को क्या करते हैं, भाग देते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं इस प्रकार से। ये देखिए भाग दे देना है। तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्या हो जाता है, त्रिघात, और यहां भी भुजा का त्रिघात, ये साइड में लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें 25 का त्रिघात बटा 5। अब यहां साइड में लिख देना, क्या लिखना है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का त्रिघात, लिखेंगे बता के, है ना, इसको जरूर बताइए। तो देखिए यहां पर दिखाई दे ही रहा है 25 का त्रिघात और 5 का बटा 5 का त्रिघात। तो 25 का त्रिघात मतलब 25 का कितने बार गुना, दिखाई नहीं दे रहा है शायद, है ना, यहां पर लिख दूं क्या, चलिए यहां पर मैं बनाता हूं। 25 का कितने बार गुना, 25 का त्रिघात मतलब, है ना, 25 का 3 बार गुना, है ना। इसी प्रकार, नहीं यहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चलिए इस यहां पर हम बनाते हैं। 25 का त्रिघात है मतलब 25 गुना 25 गुना 25, इस प्रकार से लिखेंगे।
और 5 का त्रिघात मतलब 5 गुना 5 गुना 5। तो इस प्रकार से भी आप कट रहा है, काट सकते हैं। जैसे 5 पंचे 25, 5 बार गया, ये 5 से 5 कट गया, 5 पंचे 25, 5 बार गया, तो क्या बचा 5 गुना 25, है ना। 5 गुना 25 और 25 पंचे 125। अब बताइए यहाँ ना तो सेंटीमीटर आएगा ना तो घन मीटर आएगा, ये टुकड़ा है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेगा उस 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से? कितने घन बनेगा? 125 घन बनेगा। ये ध्यान दीजिए, है ना, 25 घन बनेगा। तो घनाकार टुकड़ों की संख्या बराबर 125। इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। हमारे पास 6 मिनट जो है वो बचा हुआ है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, थोड़ा बड़ा है 5वां नंबर। तो सरल है, घन का कोर दिया है, किनारा दिया है, तो आयतन निकालना है। तो इसको 1.2 को 3 बार गुना करेंगे। आप लोग इसको बनाएंगे, समय का अभाव हो रहा है। यहाँ दिया गया है घनाकार पासे का किनारा मतलब कोर 1.2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन। और पासा कैसे होता है? घनाकार, बता भी दिया है घनाकार है करके। तो 1.2 का गुना कितने बार करेंगे? 3 बार, मतलब 1.2 गुना 1.2 गुना 1.2, उसका त्रिघात करेंगे। तो उसको गुणा कर लीजिए, जो भी उत्तर आएगा दशमलव के बाद कितने अंक दिखना चाहिए? 3 अंक। 1.2 का 1.2 3 बार आया ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां नंबर। एक बावड़ी 8 मीटर लंबी है, 6 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर गहरी है। मतलब एक टंकी जैसा इसकी आकृति है जिसमें पानी भरने का काम आता है ये, और 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। देखिए इसकी जो साइज क्या है, 8 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी है ना। 8 मीटर लंबी और 6 मीटर क्या है? चौड़ी है, और 9 मीटर गहरी है इसकी गहराई। लेकिन पूरी गहराई तक पानी भरा हुआ है क्या? नहीं भरा है। कितनी तक भरा है? 6 मीटर तक। तो पूछा गया है दोनों धारिता पूछा है, बावड़ी की धारिता भी और उसमें कितने पानी भरे हैं, दोनों आयतन पूछे गए हैं, है ना। तो यहां पर तो सबसे पहले लिख लीजिए, दिया है घनाभाकार, बहुत अलग अलग दिख रहा है, मतलब घनाभाकार है। घनाभाकार बावड़ी की लंबाई, है ना, लंबाई कितना दिया है? 8 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 6 मीटर। और इसकी गहराई या ऊंचाई, इसी को लिख सकते हैं गहराई या ऊंचाई, ये दिया है 9 मीटर। सीधे सीधे बावड़ी का आयतन निकाल लीजिए यहां पर, जिसको धारिता पूछा गया है। बावड़ी की धारिता आभाकार में है तो इसकी धारिता क्या होगा? इसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना इसकी गहराई। यहां पर गहराई लिख दीजिए, सब शब्द गा लिख देते हैं, गहराई या ऊंचाई कोष्टक में। तो मान रखिए 8 गुना 6 गुना 9, ये गुना कर लीजिए। तो ये हो जाएगा बावड़ी में कितनी उसकी क्षमता है, कितना कोई भी पदार्थ आएगा, पानी कितनी आएगी, उसकी ये आयतन धारिता पता चल जाएगा, है ना। 2 प्रश्न यहां पर पूछा गया है, एक बावड़ी की धारिता और जो पानी भरा हुआ है, पानी पूरी ऊंचाई तक नहीं भरा है ना। 9 मीटर की जो गहराई है तो पूरी गहराई तक नहीं भरा है, मात्र 6 मीटर तक भरा है। तो पानी का भी आयतन पूछा गया है। तो इसको गुना कर लीजिए, कितना होता है? नहीं, 9 8 72 गुना 6, है ना। तो 6 दूने 12 और 6 7 42 हो गया, 7 6 42 और 1 43, 432 घन आएगा ना। ध्यान दीजिए घन, और उसके बाद लिखेंगे मीटर, क्योंकि ये क्या है? धारिता क्या है इसकी? तो बावड़ी की धारिता है 432 घन मीटर। इतना यहां पर पानी आ सकता है अगर पूरा पूरा भरा जाए। यहां लिखेंगे जबकि बावड़ी में 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। 6 मीटर की, वही गहराई क्या बन गया? ऊंचाई। 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी
भरा है ना? बावड़ी, जबकि बावड़ी में 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी, सीधे सीधे उसमें भरे गए पानी का आयतन है ना, बावड़ी में भरे गए पानी का आयतन। अब देखिए यहां पर सबसे पहले ये तो लिखेंगे ही, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, लेकिन यहां पर चेंजेस क्या हो जाएगा, लंबाई ठीक है, साइज ठीक है 8, चौड़ाई भी ठीक है 6 रहेगा, लेकिन ऊंचाई 9, ऊंचाई या गहराई 9 मीटर, लेकिन पूरे पानी भरा है क्या, नहीं भरा है, तो किसकी आकृति तक है, उसकी साइज क्या है 6 मीटर, है ना, 6 मीटर तक, उसकी 6 मीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो 8 गुना 6 गुना 6 तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 36 गुना 8 करते हैं, 8 6 का 48, है ना, 36 गुना 8, तो 8 6 का 48 हो गया, फिर 8 3 24, 24 और 4 हो जाएगा 28, 288 घन मीटर। ये देखिए दोनों घन में आएगा, एक में केवल बावड़ी की धारिता पूछा है कि कुल क्षमता कितने है बावड़ी का, ये पूछा है, दूसरे में जो पानी उसमें भरा गया है कितना हाइट तक, 6 मीटर ऊंचाई तक, उसका आयतन पूछा है। तो ये दो प्रश्न है, इसको समझना है, ये लास्ट वाला प्रश्न है इस मतलब आज का जो